हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 3 लिटरेचर एंड ग्रामर, जिसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अलग अलग सीरीज यहाँ पर चल रही है, ठीक है। मैंने इडियम और फ्रेजेस की सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट की है, जैसे कि आप डेली इडियम एंड फ्रेजेस भी पढ़ते रहें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सो इससे आपका रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। ठीक है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो क्या कहा जाता है? कैथारसिस, प्रीपटेशिया, एपिसल या पोएसिस? राइट आंसर विल बी बी, प्रीपटेशिया। प्रीपटेशिया एक टर्निंग पॉइंट होता है ड्रामा में, जिसमें जो प्लॉट है वो डेनेमा की तरफ मूव कर लेता है। डेनेमा मीन्स हियर अ फॉल। जब किसी कैरेक्टर का फॉल होना शुरू होता है तो वो वाली पोजीशन जनेमा कहलाती है। इसको अरस्तु ने अपनी पोएटिक्स में डिस्कस किया था, जिसमें जो ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून है वो किस में शिफ्ट हो जाता है? गुड से बैड में, ठीक है। वहां पर जो उसके साथ अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं, वहां वो बैड में शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसको रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो कहा जाता है। और ये वाली टर्म प्रीपटेशिया कही जाती है, विच इज एसेंशियल टू द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी, जो कि एक ट्रेजेडी में प्लॉट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हु कॉटेड दीज लाइंस अबाउट ट्रेजेडी? ये जो लाइंस हैं ट्रेजेडी के बारे में, किसने कॉट की हैं? टीजीटी 2003 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। Who quoted these lines about tragedy? ये लाइंस ट्रेजेडी के बारे में किसने की दी हैं? ठीक है, टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से रीड करेंगे। लाइंस इज द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सॉल ऑफ ट्रेजेडी। ये ध्यान रखेंगे, सॉल ऑफ ट्रेजेडी किसको बोला है? प्लॉट को, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस, और जो कैरेक्टर है वो सेकेंड प्लेस होल्ड करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सॉल ऑफ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के बारे में ये लाइन किसकी है? प्लेटो, एरिस्टोटल, शेक्सपियर और लॉन्गिनस? राइट आंसर विल बी अरस्तु। कंसिडर द प्लॉट टू बी द सॉल ऑफ अ ट्रेजेडी विद कैरेक्टर इन सेकेंड प्लेस। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर? फॉलोइंग मैनर में ट्रेजेडी को किसने डिफाइन किया है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। ये इजी भी हो जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस? राइट आंसर विल बी एरिस्टोटल। पोएटिक्स बुक 6 में, अरस्तु की जो पोएटिक्स आई थी ना, बुक 6 में उन्होंने ये कोट दी है ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन, एक इमिटेशन है एक्शन का, जो कि सीरियस होती है और कंप्लीट होती है अपने सर्टेन मैग्नीट्यूड में। मोरालिटी प्लेज वर रिटर्न, टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। अगर आपने इंग्लिश ड्रामा नहीं देखा है, इंग्लिश ड्रामा वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसे जाके अच्छे से देखें, वहां पे मोरालिटी प्लेज को डिफाइन किया गया है अच्छे से। ये जो आपके वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे एग्जाम में आते हैं, इनको करने का तभी आपको बेनिफिट है जब आपने थ्योरी पढ़ी हुई हो। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। इन द 15 एंड 16 सेंचुरी में मोरालिटी प्लेज लिखे गए थे, 17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर विल बी ए। 15 और 16 सेंचुरी के ड्यूरिंग यूरोप में मोरालिटी प्लेज लिखे जाते थे। इसमें एलेगोरिकल स्टोरीज रहती थी। एलेगोरिकल स्टोरीज मींस जो कि एक मोरल मैसेज सिखाती थी, टू टीच अ मोरल मैसेज, ठीक है। सेंट वगैरह इसको, इसमें जो प्लेज हैं वो लिखते थे, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज, ये एक टर्म है लिटरेचर की, डीकंस्ट्रक्शन। तो इसके ओरिजिनेटर और नेम किसका है? ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। जैक्स डेरिडा, फ्रेडरिक निश्ट, मार्टिन हेडिगर, सिगमंड फ्राइड? राइट आंसर विल बी जैक्स डेरिडा, जो कि एक फिलोसोफर थी, और उनका डिकंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है? अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। क्रिटिसाइज करने का एक तरीका, न केवल लिटरेरी बल्कि फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म्स है वो जुड़ा हुआ है लिटरेरी एज वेल एज फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called, क्या कहा जाता है? पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। एलेगोरी, एलेग्री, मेलोड्रामा, नेक्स्ट पैरोडी, सटायर। राइट आंसर विल बी पैरोडी। तो ये जो टर्म है ना, इसमें ये इसके फंक्शंस आप ध्यान रखेंगे। ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं ना, इन वर्ड से इनकी ये फीचर्स होते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। लाइक पैरोडी, पैरोडी क्या होता है? हंसी मजाक करना, यानी कि भद्दा मजाक करना, रिडिकुलस, वॉकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन, मींस मजे के लिए भद्दा मजाक करना, तो वो पैरोडी होती है। ठीक है, अ पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और म्यूजिक जो कॉपी करती है किसी के स्टाइल को एक फनी वे में, तो इसे क्या बोलते हैं? पैरोडी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेगोरी को देख लेते हैं। यहाँ पे एलेगोरी डिस्कस करते हैं। एक स्टोरी और प्ले पिक्चर होता है जिसमें एक जो कैरेक्टर और इवेंट होता है रिप्रेजेंटिंग अ सिंबल एंड आइडिया और अ क्वालिटी, लाइक ट्रुथ, इविल, डेथ। ठीक है, द यूज ऑफ सच सिंबल्स मीन्स जो इसमें ट्रुथ, इविल और डेथ है, इस तरह के सिंबल्स वहां पर यूज किए जाते हैं। क्या बोला जाता है उसको? एलेगरी। और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये एक नैरेटिव स्टोरी है जो कन्वे करती है कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट और डिफिकल्ट मैसेज को, और ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू वहां पर अचीव किया जाता है। किसमें? एलेगोरी में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फेरी क्वीन एग्जाम्पल है एडमंड स्पेंसर का, एलेगरी का। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, जो कि एक एलेगरी है। मेलोड्रामा की बात करते हैं, एक स्टोरी प्ले और फिल्म जिसमें बहुत सारी एक्साइटेड थिंग्स होती हैं और जिसमें जो लोग हैं उनका इमोशंस स्ट्रोंगर होता है देन इन रियल लाइफ। मींस मेलोड्रामा का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ाकर उस इमोशंस को दिखाना। जैसे रोना धोना होगा तो वो बहुत ज्यादा होगा, है ना? हंसी मजाक होगी तो लिमिट से परे होगी। तो मेलोड्रामा मींस इन विच पीपल्स इमोशन आर स्ट्रोंगर देन इन रियल लाइफ, कि इसमें रियल लाइफ से ज्यादा इमोशन शो किए जाते हैं। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा। टाइप्स लाइक गॉथिक और रोमांटिक, नॉटिकल, सोशल एंड द डोमेस्टिक मेलोड्रामा इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। What does the term curtain raiser indicates in drama? ठीक है, कर्टेन रेजर लिटरेचर का महत्वपूर्ण टर्म है, मेन टर्म है। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या मतलब है इसका? वन हु रेज कर्टेन्स, जो एक कर्टेन्स हटाता है, या अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर का मॉडर्न ड्रामा है। सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रूथ। ओके, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। यस, राइट आंसर विल बी जी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले मीन्स एक शॉर्ट प्ले होता है मेन प्ले स्टार्ट होने से पहले। उस शॉर्ट प्ले में जो ओवरव्यू है वो वहां पर दिखा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कर्टेन रेजर। ठीक है, कर्टेन रेजर ये टर्म लिटरेचर का मेन टर्म हो जाता है। विच वर्ड्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से वर्ड्स सबसे ज्यादा शेक्सपियर ने अपने प्लेस में यूज किए हैं? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, वर्स लिबर। इसको करेक्ट कर लेना, ये है हीरोइक कपलेट। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स क्या होते हैं? रेफर्स टू पोएट्री दैट डज नॉट राइम बट फॉलोज अ रेगुलर मीटर। ठीक है, जिसमें राइम्स तो नहीं होते हैं लेकिन वो रेगुलर मीटर फॉलो करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि डज क्या होता है, कौन सा वर्ड्स है ऐसा डज नॉट फॉलो राइम बट फॉलोज अ रेगुलर मीटर, most commonly iambic pentameter, so it is called blank verse. History of blank verse, blank verse की हिस्ट्री जान लेते हैं। blank verse सबसे पहले 16th सेंचुरी इटली में रेनेसा के ड्यूरिंग दिखाई दिया था। ठीक है, फर्स्ट नॉन यूज ऑफ blank verse in English was by Henry Howard अर्ल ऑफ सरे ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनिड। सबसे पहले किसने यूज किया था? हेनरी ऑवर्ड ने, और अर्ल ऑफ सरे ने एनिड के ट्रांसलेशन में ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में शेक्सपियर के सोनेट हैं? किस में लिखे गए हैं? पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। 3 क्वेट्रंस एंड अ राइमिंग कपलेट, 1 ऑक्टेव एंड अ सस्टेट, 7 हेरोइक कपलेट्स, 3 क्वेट्रन फॉलोड बाय अनराइम्ड कपलेट। ये तो आप जानते हैं, इजी है ना? शेक्सपियर का जो सोनेट्स है वो जिसमें 14 लाइंस होती हैं, पढ़ भी चुके हैं हम, डिवाइडेड इनटू 3 क्वेट्रंस और फाइनल में कंक्लूडिंग रहता है कपलेट। राइमिंग क्या होती है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसमें सीधा सीधा शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम पूछ ली गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि 3 क्वेट्रेंस होते हैं और लास्ट में क्या होता है? एक कपलेट होता है। ठीक है, तो इसको वो फॉलो करते थे, ए बी सी डी ई एफ और जी जी। ठीक है, तो ये क्या है? कंक्लूडिंग कपलेट। ये जो सोनेट है इनकी जो राइमिंग स्कीम है, यानी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है, इनको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। अर्ली प्लेस मींस जो स्टार्टिंग के प्लेस थे वो शेक्सपियर ने कब लिखे? 1597 टू 1625, 1598 टू 1614, 1589 टू 1595 या 1600 टू 1607? सो अर्ली प्लेस 1589 टू 1595 में उन्होंने लिखे थे। उनके लॉस्ट ईयर माने जाते हैं 1585 टू 1592 और उनका लाइफ स्पेन क्या माना जाता है, क्या था? 1564 टू 1616। ठीक है, 52 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ दिस एरा। ठीक है, दिस इज क्या था वो कि इस एरा पर जो जूलियस सीजर है उसका सर्टेन इंसिडेंट था। कौन सी एरा थी? द रिबेलियन ऑफ द एसेक्स, द सुपरमेसी ऑन लैंड एंड सी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द कास्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वाटर रैली। राइट आंसर A, the rebellion of the Essex. Right answer will be A, the rebellion of the Essex. जो ट्रेजेडी है जूलियस सीजर की, उसको जूलियस सीजर एब्रीविएट किया जाता है कभी कभी जूलियस सीजर भी, जो एक हिस्ट्री प्ले है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी 1599 में ये आई थी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो किस कंट्री में सेट किया गया था? डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस, इंग्लैंड। राइट आंसर हो जाता है क्योंकि हमने रिसेंटली ओथेलो पढ़ा है बी, वेनिस। वेनिस में ओथेलो की सेटिंग थी, वेनिस, वेनिस बी। ओथेलो एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1603 में लिखा था। ये जो स्टोरी है सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है, ओथेलो एंड इयागो। यही मेन कैरेक्टर है। ओथेलो इज अ प्रोटैगनिस्ट एंड इयागो इज अ एंटागोनिस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड by an idiot full of sound and fury। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। हैमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। राइट आंसर विल बी मैकबेथ। मैकबेथ जो कि एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसको 1606 से 1607 के बीच लिखा था और फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुई थी। कौन से में? 1623 के फोलियो में, जो कि एक प्ले बुक और अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो अब एक और फैक्ट आपका इसमें ध्यान रखना है। क्या फैक्ट है वो? जो विलियम फॉकनर थे ना, विलियम फॉकनर का एक नॉवल आया था द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में। ठीक है, वो इन्होंने ये जो फ्रेज है ना, इस मैकबेथ के प्ले में जो शेक्सपियर ने फ्रेज यूज की है, उस फ्रेज से अपने नॉवल का नाम इन्होंने लिया था। ठीक है, जो रिच इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इसमें यूज की थी, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, नॉवल के फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने इस तरह की टेक्निक को यूज किया था। और ये जो साउंड इन द फ्यूरी टाइटल है, ये शेक्सपियर के मैकबेथ से विलियम फॉकनर ने लिया था। ये नॉवल कब आया था? 1929 में। तो आप इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, ठीक है, कैसी ट्रेजेडी है? ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव ऑफ प्राइड, नोबल इनएक्शन, जेलेसी ऑफ नेचर। इनका मीन्स हमें पता चलना चाहिए। ओवरलैपिंग एम्बिशन मीन्स उसका एम्बिशन अलग था, वो ओवर एम्बिशन पर था। तो आंसर करेक्ट यही हो जाता है, ओवरलैपिंग एम्बिशन। एक्सेसिव ऑफ प्राइड का मतलब होता है द प्राइड दैट कम्स बिफोर द फॉल, कि ऐसा अहंकार जो, एक तरह से अहंकार ही होगा, प्राइड मीन्स गर्व, एक ऐसा प्राइड जो फॉल से पहले आता है, जब फॉल होना शुरू होता है। नोबल इनएक्शंस, नोबल इनएक्शन से मतलब है मीन्स बहुत ज्यादा जेंटल होना। मीन्स जैसे हैमलेट था ना, उसने क्या किया था? हैमलेट हैज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है मीन्स काम को कल के लिए टाल देना। ओके, तो हैमलेट क्या था कि जो उसे पता चलने पर भी कि उसके अंकल ने ऐसा किया है, उसके डैड को मारा है वहां पर, तो ऐसा करने पर भी वो उनसे बदला तो लेना चाहता था, लेकिन वो कल 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 के लिए टालता जा रहा था। तो ये जो फॉर्म है नोबल इनएक्शंस में आती है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड कैन नॉट एक्ट फ्रॉम इमोशन ड्यू टू अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण जो उसके इमोशंस थे वो कम हो रहे थे, वहां पे उसका जो वर्क था वो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए नोबल इनएक्शंस हैमलेट के टर्म माना जाता है, हैमलेट के टर्म में नोबल इनएक्शंस आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड? किस प्ले में ये लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया गया है? ऑनरी, फी, कैबिलिट्यूडी, नीट, टैटी, बस। ठीक है, ये इतना बड़ा जो लॉन्गेस्ट वर्ड है, ये शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में यूज किया है? टेम्पेस्ट, लव लेबर लॉस्ट, हैमलेट, टाइटस, एंड्रोनिकस। राइट आंसर विल बी लव लेबर लॉस्ट। क्या थी ये? एक अर्ली कॉमेडी थी जो कि 5 एक्ट्स में विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। इसको माना जाता है कि ये 1588 और 1597 के बीच लिखी गई है ना। लाइन इसको मींस उनका कंफर्म तो था ही नहीं, और इसको पब्लिश करा गया था क्वार्टो एडिशन 1598 में। ठीक है,
सो ये हम फैक्ट्स ध्यान रखेंगे. हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल्स फॉर वर्ड्स देन बीड्स? किसने लिखा है ये? लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्ड्स देन बीड्स. सोनेट है, किसका सोनेट है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर. राइट आंसर हो जाता है शेक्सपियर. शेक्सपियर का 94 नंबर का सोनेट है, जिसमें ये एक एडमिरेशन पोयम है, जिसमें वो प्रशंसा करते हैं. इसकी बिगनिंग लाइन है, दे दैट हैव पावर टू हर्ट एंड विल टू नॉट. ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे. 94 सोनेट है शेक्सपियर का, और इसकी बिगनिंग लाइन भी. Who commented in the words Shakespeare is the canon? किसने कमेंट किया है Shakespeare is the canon? He set the standard and the limits of literature. किसने कमेंट किया है? ये ध्यान रखेंगे. ये टर्म होते हैं ना, कैनन, द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर, उसने सेट कर दी थी शेक्सपियर ने. तो ये किसने कमेंट किया शेक्सपियर पे? टॉमस कार्लाइल, हेरोल्ड ब्लूम, डीएच लॉरेंस, टीएस इलियट. राइट आंसर विल बी हेरोल्ड ब्लूम. हेरोल्ड ब्लूम ने शेक्सपियर को कैनन बताया है, और उसने बताया है कि उन्होंने स्टैंडर्ड और लिमिट्स ऑफ लिटरेचर को सेट किया था. ओके, विच वर्ड इज अ वर्बल नाउन इन द सेंटेंस गिवन दे लाइक स्विमिंग? ठीक है, ये एक ग्रामर का क्वेश्चन है. यहाँ से सेंटेंस है, दे लाइक स्विमिंग वेन एवर दे हैव लीजर टाइम. ठीक है, वे स्विमिंग करना पसंद करते हैं जब उनके पास लीजर टाइम होता है. तो इसमें वर्बल नाउन कौन सा वर्ड है? स्विमिंग है, लीजर है, फ्री है, लाइक है. जब हमें पता होगा कि वर्बल नाउन होता क्या है, तो हम इजीली बता देंगे क्या होता है वर्बल नाउन. जीरेंडियल इफेक्ट जिसमें होता है. सो राइट आंसर विल बी स्विमिंग. ठीक है, एक वर्बल नाउन और जीरेंडियल नाउन एक वर्ब फॉर्म है जो एज अ नाउन फंक्शन करती है, एज अ नाउन काम करती है. जीरेंडियल नाउन मींस आईएनजी. सेकिंग और बिल्डिंग इसके एग्जांपल हो जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे. Adams and John's ideas were greatly different. It is also grammar question. Which one of the following is compounded possessive noun? Compound possessive noun कौन सा है इसमें? ठीक है, कंपाउंड पजेसिव नाउन बताना है. पजेसिव नाउन से समझ गए होंगे आप, अपोस्ट्रोफी एस जिस पे यूज होता है. ठीक है, सो राइट आंसर हमारा हमें पता चल चुका है, एडम्स एंड जॉन्स. ठीक है, पजेसिव नाउन, तो इसी को ही क्या बोलेंगे? कंपाउंड पजेसिव नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना. ग्रामर का क्वेश्चन है. जॉन डोंट डिस्टर्ब मी. जॉन मुझे परेशान मत करो. आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट. मैं अपने असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन वोकेटिव नाउन? अब इसमें आपको वोकेटिव नाउन बताना है. ओके, असाइनमेंट, मी, जॉन, डिस्टर्ब. राइट आंसर हो जाता है जॉन. राइट आंसर विल बी जॉन. जॉन इसमें वोकेटिव नाउन है. अब ध्यान से देखना, यहां पर एक सेंटेंस है, आई डोंट नो जॉन. मैं नहीं जानता जॉन, है ना. वो क्या कह रहा है जॉन को? जॉन मैं नहीं जानता. जॉन इज अ वोकेटिव एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट्स द पार्टी बीइंग एड्रेस्ड. यानी कि यहाँ पर एक क्या है, ये वोकेटिव एक्सप्रेशन है. ठीक है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है. अब इसी के अपोज एक और सेंटेंस, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है. अदर सेंटेंस देखो, आई डोंट नो जॉन. इस वाले सेंटेंस में ये कोमा है, और इस वाले सेंटेंस में ये कोमा नहीं है. और इस कोमे के रिमूव होते ही, इस वाले कोमा का रिमूव होते ही इसका एक्सप्रेशन सेंटेंस का चेंज हो जाता है. ठीक है, कैसे चेंज हो जाता है? यस, आई डोंट नो जॉन, मैं नहीं जानता जॉन. अब इसे देखो, आई डोंट नो जॉन, मैं जॉन को नहीं जानता. ठीक है, इन विच जॉन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो. इसमें जो जॉन है ना, वो जो वर्ब आई है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और जबकि इसमें क्या है, जॉन एड्रेस्ड है, एड्रेस्ड. तो ये क्या है? वोकेटिव नाउन. एज इट इज जॉन, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मत परेशान करो. जॉन, जॉन को एड्रेस किया जा रहा है, तो यही इसमें वोकेटिव नाउन है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पजेसिव नाउन इन अ सेंटेंस? अनलेस दे डू ऑल ऑफ देयर वर्क दे वॉन्ट अलाउड टू प्ले. पजेसिव नाउन इसमें आप बताना है. अगर आपने प्रीवियस ग्रामर की वीडियो देखी है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. अनलेस दे want, theirs. Yes, right answer हो जाता है D, their. possessive nouns, possessive pronouns के example है mine, ours, yours, his, her, its and theirs. तो इनको आप ध्यान रखिए. Fame is the last infirmity of the noble mind. In which poem of Milton does this line occur? ठीक है, मिल्टन की किस पोएम में ये लाइन occur थी? लिसिटस, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स, सैमसन एगोनिस्ट. राइट आंसर विल बी लिसिडस. लिसिडस एक पेस्टोरल एलेजी है जिसको जॉन मिल्टन ने 1637 में लिखा था, और ये सबसे पहले 1638 में एलेजीज के कलेक्शन में दिखाई दी थी. तो इनको हम ध्यान रखेंगे. हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन? क्वेश्चन ध्यान से रीड करना. इंग्लिश सोनेट के बारे में पूछा गया है कि मिल्टन ने कितने इंग्लिश सोनेट लिखे हैं. 21, 18, 26 और 24. इंग्लिश सोनेट मिल्टन ने टोटल 18 लिखे हैं. सो राइट आंसर 18 हो जाता है. लेकिन टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं?
टोटल उन्होंने 23 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 5 इटालियन है और रेस्ट इंग्लिश सोनेट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश सोनेट्स के बारे में पूछा है, और अगर मिल्टन के टोटल सोनेट्स के बारे में पूछेंगे तो टोटल 23 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। मिल्टन बोरोड द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम। मिल्टन ने कॉमर्स की थीम का आइडिया कहाँ से लिया है? ओमर्स इलियड, वर्जिल्स एनेड, ओमर्स ओडिसी, स्पेंसर्स फेरी क्वीन। राइट आंसर हो जाता है ओमर्स की ओडिसी से उन्होंने कॉमर्स थीम का आइडिया लिया है। कॉमर्स एक मास्क है इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था, और सबसे पहले ये 1634 में जॉन एगरटन, जो फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे, उनके सामने परफॉर्म किया गया था एट लडलो कासल। तो ये हम ध्यान रखेंगे। मिल्टन derived द टाइटल फॉर हिज एरियोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरियोपेगस। तो ये एरियोपेगस है क्या? ओके, द ग्रीक god of liberty, a Greek king who supported freedom of speech, a Greek hill where a tribunal for liberty of speech was held, a Greek statesman who championed the cause of liberty of speech. Yes, right answer will be a Greek hill. एक Greek hill है Areopagus, where a tribunal for liberty of speech was held. ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। Milton lived through the Caroline Commonwealth and Restoration is the Jacobean and Caroline age. Caroline and Commonwealth is Elizabethan and Jacobean age. Right answer will be Caroline Commonwealth और Restoration ages से वो belong करते थे। Name the woman whom Samson Agonist loved and who betrayed him. सैमसन एगोनिस्ट जिससे लव करता था और जिसने उसे धोखा दिया था। इजी क्वेश्चन हो जाता है। सैमसन एगोनिस्ट आपने रीड करी होगी, हेलेन प्रोस्पेरिफाइन, डेलिला, रोजालिंड। राइट आंसर विल बी डेलिला। सैमसन एगोनिस्ट एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, ठीक है, जिसको मिल्टन ने 1671 के ड्यूरिंग ये अपियर हुआ था। उसी दौरान पैराडाइज रिगेन भी अपियर हुई थी, यानी कि उसके साथ साथ ये आया था। इन मिल्टन फेमस मास कॉमर्स एंड सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज सर्स। तो इसमें सर्स कौन थी? बिलव्ड ऑफ कॉमर्स, क्वीन ऑफ फेरीज, मदर ऑफ कॉमर्स, पास्टरल पेस्टोरल गॉडेस। राइट आंसर विल बी द मदर ऑफ कॉमर्स। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। द शो इज अ सटायर ऑन। शो किस पर सटायर है? शो एक फेमस वर्क है किसका? गाल्सवर्दी का। तो ये किस पर सटायर है? जर्नलिस्ट, रिलीजियस हिपोक्रेसी, लेबर यूनियंस, द कैपिटलिस्ट। राइट आंसर विल बी द जर्नलिस्ट। ठीक है, ये जो द शो ड्रामा है 3 एक्ट्स में जॉन गाल्सवर्दी का, या ध्यान रखेंगे जॉन गाल्सवर्दी, जिनका टाइम स्पेन 1861 से 1933 तक है, वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट थे एंड द विनर नोबेल प्राइज थे लिटरेचर में, जिनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें ओम की उपाधि भी मिली थी, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फैक्ट्स। गाल्सवर्दी को उनके पोर्ट्रेयल और ब्रिटिश अपर मिडिल क्लास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे सोशल सटायर लिखे। ठीक है, उनके मोस्ट फेमस वर्क में से एक आता है फोरसाइट सागा। तो ये फैक्ट्स भी हम ध्यान रखेंगे। द स्किन गेम ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्किन गेम किस किस के बीच कॉन्फ्लिक्ट था? इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द ब्यूरोक्रेट्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। राइट आंसर विल बी लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो रिच थे, है ना, जो रिच लोग थे और उद्योगपति जो थे, उनके बीच ये था। स्किन गेम क्या था? एक प्ले जॉन गाल्सवर्दी का, जिसको उन्होंने सबसे पहले सेंट मार्टिन थिएटर लंदन 1920 में परफॉर्म किया था। इन विच प्लेज जॉन बार्थविक अ लीडिंग कैरेक्टर। किसमें जॉन बार्थविक लीडिंग कैरेक्टर में है? द पीजन, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइव, द एल्डेस्ट सन। राइट आंसर सिल्वर बॉक्स। 1906 में एक कॉमेडी जो कि 3 एक्ट्स में आई थी। सेंट्रल कैरेक्टर में आ जाते हैं जॉन बार्थविक, रॉपर स्नो, स्नो जो कि एक डिटेक्टिव है। इन विच प्लेस देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लॉर। ये ध्यान रखेंगे, हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लॉर के बीच कॉन्फ्लिक्ट किस प्ले में आता है? लॉयल्टीज, मॉब, स्किन गेम, पीजन। राइट आंसर विल बी स्किन गेम, जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, 1920 में आई थी। और कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच होता है? लैंडलॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के बीच। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चैनल पर बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए।